सौम्या की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसकी माँ जोर जोर से खांस रही है। सौम्या घबराकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, क्या हुआ? इतनी जोर से खांस क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटी, जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से ये खांसी भी जैसे मेरी संगनी बन गई है। अब ये जान लेकर ही जाएगी। ये सुनते ही सौम्या की आंखें भर आती हैं। वो माँ का हाथ पकड़ लेती है। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। बिटिया, तू दूसरों के घर में बर्तन मांजकर हमारा गुजारा कर रही है। तेरी सारी कमाई मेरी दवाई में चली जाती है। मैं तुझे कोई सुख नहीं दे पाई बेटी। अचानक माँ की खांसी तेज हो जाती है। सौम्या घबरा जाती है। उसकी माँ तड़पती है और फिर अचानक शांत हो जाती है। माँ, आंखें खोलो। सौम्या की माँ सौम्या को रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। सौम्या बुरी तरह रोने लगती है। वो भागते हुए पड़ोस की जमुना ताई के घर जाती है। सौम्या दरवाजा पीटती है। जमुना ताई बाहर आती हैं। ताई, जल्दी चलो, माँ कुछ बोल नहीं रही। जमुना ताई घबराकर दौड़ती हैं। सौम्या के घर आती हैं। वे अंदर जाकर देखती हैं कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, तेरी माँ अब नहीं रही। इस संसार का यही नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। सौम्या जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे साथ ये कैसा अन्याय हुआ ताई? पहले पिताजी चले गए और माँ भी। मैं तो अकेली रह गई। पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सौम्या अपने घर में अकेली रो रही होती है। तभी जमुना ताई अंदर आती हैं। अब से तू मेरी जिम्मेदारी है बेटी, मेरे साथ चल। मैं तुझे अकेली यहाँ नहीं छोड़ सकती। जवान लड़की अकेले रहे तो दुनिया के भेड़िए घात लगाए बैठे होते हैं। सौम्या चुपचाप ताई के साथ चली जाती है। जमुना ताई का दूर का रिश्तेदार आया हुआ था। जमुना बहन, शहर में आर्यन नाम का एक सुंदर और नेक दिल लड़का रहता है। उसका बड़ा भाई शादीशुदा है, पर उसकी कोई संतान नहीं है। उसके माता पिता चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे की शादी किसी सुशील लड़की से हो, चाहे वो गरीब ही क्यों न हो। क्या आर्यन भी इसके लिए तैयार है? हाँ, और मैंने सौम्या के बारे में भी उन्हें बताया है। कल वे लोग सौम्या को देखने आएंगे। अगर उन्हें पसंद आ गई तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। सौम्या ने तो बचपन से ही दुख झेले हैं। अब उसके जीवन में खुशी आनी चाहिए। अगले दिन अनुराधा और मनोहर अपने बेटे आर्यन के साथ घर आते हैं। सौम्या शर्म से सिर झुकाए बैठी होती है। अनुराधा और मनोहर उसे देखकर खुश हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की है। हमें अपनी बहू के रूप में सौम्या पसंद है। आर्यन सौम्या को देखता है और हल्की मुस्कान देता है। सौम्या झुकी नजरों से देखती है। जमुना ताई भावुक हो जाती हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब सौम्या की जिंदगी संवर जाएगी। कुछ दिनों बाद सौम्या की शादी आर्यन से हो जाती है। सौम्या को एक सजी धजी गाड़ी में विदा किया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब ये आंसू खुशी के थे। जमुना ताई उसे गले लगाकर विदा करती हैं। खुश रहना बेटी, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सौम्या गाड़ी में बैठकर नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। भव्य सजे धजे घर के अंदर सौम्या आर्यन के साथ प्रवेश करती है। सास अनुराधा उसके सिर पर हाथ रखती हैं। आओ बहू, ये तुम्हारा नया घर है। अब से तुम इसी घर की बहू हो। अनुराधा उसे बड़े बेटे राहुल और उसकी पत्नी दीप्ति से मिलवाती हैं। देखो बहू, ये राहुल की पत्नी दीप्ति है, पर क्या फायदा, ये इस घर को वारिस ही नहीं दे पाई।
उम्मीद है कि तुम हमें हमारा खानदान आगे बढ़ाने का सुख दोगी। सौम्या को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। राहुल और दीप्ति नजरें झुका लेते हैं। आर्यन सौम्या की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। 1 वर्ष बाद सौम्या की गोद में नवजात बच्ची थी। वो खुशी से आर्यन की ओर देखती है। आर्यन मुस्कुराता है और बच्ची को प्यार से देखता है। सौम्या जैसे ही घर में प्रवेश करती है, सास अनुराधा और ससुर मनोहर का चेहरा उतर जाता है। हाय रे किस्मत, पूरे 1 साल का इंतजार किया और बदले में ये लड़की पैदा कर दी। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहला ही बच्चा लड़की, ये अच्छा नहीं हुआ। दीप्ति ठहाका लगाकर बोलती है। हाँ, बड़े अरमान थे कि ये घर का वंश आगे बढ़ाएगी, लेकिन देखा इसे बेटी ही हुई। सौम्या का दिल टूट जाता है। वो बच्ची को कसकर गले लगाती है। आर्यन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मनोहर हाथ उठाकर रोक देता है। आर्यन, इस लड़की की परवरिश की जिम्मेवारी सिर्फ इसकी माँ की होगी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सौम्या की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। समय बीतता है। घर में सौम्या की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। रसोई में सौम्या जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है। तभी अनुराधा गुस्से में अंदर आती हैं और गरम तवे पर चम्मच पटकती हैं। आज भी दाल में नमक कम है। क्या तुम सिर्फ बेटी पैदा करना जानती हो, खाना बनाना नहीं आता? अनुराधा गुस्से में सौम्या की कलाई पकड़ती है और गरम तवा उसकी ओर घुमा देती है। सौम्या जल्दी से पीछे हटती है। सौम्या रात में अपनी बेटी को गोद में लेकर रोती है। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा होता है, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता। सौम्या उसे देखती है, लेकिन वो सिर झुका लेता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। सौम्या का जीवन नर्क बन चुका था। उसी रात सौम्या कमरे में रोते हुए आर्यन से कहती है, आर्यन, 10 साल हो गए। मैंने माँ और पिताजी के ताने सुने, उनके अत्याचार सहे, लेकिन अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी किरण ये सब देखे। सोचो, एक 10 साल की बच्ची पर इसका क्या असर पड़ेगा। आर्यन चुपचाप सौम्या की बातें सुनता है। वो किरण को देखता है, जो एक कोने में बैठी गुड़िया से खेल रही होती है। माँ और पिताजी तो उसे देखना तक पसंद नहीं करते। क्या वो पूरी जिंदगी इसी नफरत में रहेगी? हमें अब कोई फैसला लेना होगा। आर्यन गहरी सांस लेता है और सौम्या का हाथ पकड़ता है। तुम सही कह रही हो सौम्या, अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। कल रात मैं माँ और पिताजी से बात करूंगा। अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो हम ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन आर्यन ऑफिस के लिए निकल जाता है। सौम्या उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। शाम के समय सौम्या दरवाजे पर खड़ी होकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। तभी पास की एक औरत दौड़ते हुए आती है। सौम्या बेटा, ये खबर सुनने के लिए खुद को संभाल लो। आर्यन का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहा। सौम्या का शरीर सुन्न पड़ जाता है। तभी किरण दौड़ कर आती है। मम्मा, क्या हुआ? पापा क्यों नहीं आए? सौम्या फूट फूट कर रो पड़ती है और किरण को गले से लगा लेती है। घर में मातम छा जाता है। अगले दिन आर्यन का अंतिम संस्कार हो चुका था। सौम्या और किरण घर के अंदर थे। अनुराधा, मनोहर और राहुल दरवाजे पर खड़े थे। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमारा बेटा चला गया, अब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पालने का कोई कारण नहीं है। मनोहर और राहुल सौम्या का सामान बाहर फेंक देते हैं। जाओ, जहाँ जाना है जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सौम्या हाथ जोड़कर विनती करती है, लेकिन वे दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। सौम्या किरण को पकड़कर सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। किरण डरी हुई माँ से लिपट जाती है। सौम्या किरण को लेकर जमुना ताई के घर पहुँचती है। दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पड़ोस की एक महिला आकर बताती है। सौम्या को एक और झटका लगता है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और फिर अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर चल देती है।
दोपहर के समय किरण अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोलती है, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी टूटी हुई संदूक खोलती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। वो बाहर मदद मांगने निकलती है। सौम्या सड़क किनारे एक प्याज बेचने वाले को देखती है। सौम्या ठेले के नीचे से खराब प्याज उठाने लगती है। अरे बहन, ये खराब प्याज है, इनका क्या करोगी तुम? सौम्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खराब प्याज उठाकर चली जाती है। सौम्या अपने पड़ोस से कुछ आटा और थोड़ा सा तेल लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है और उन खराब प्याज को काटकर सही सही प्याज छांटकर अपने पास रख लेती है और बाकी सारी प्याज फेंक देती है। वो आटे और प्याज से पराठा बनाने लगती है। आखिरकार वो किरण को पहला निवाला खिलाती है। मम्मा ये बहुत स्वादिष्ट है। सौम्या किरण को प्यार से देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन किरण सौम्या से कहती है, माँ भूख लगी है। कब तक ऐसा चलेगा? मेरे पास आज तो थोड़ा सा तेल, आटा और थोड़ी सी प्याज है। आज तो मैं जैसे तैसे अपनी बेटी को प्याज का पराठा बनाकर खिला दूंगी, लेकिन कल क्या होगा? मुझे कोई ना कोई काम तलाशना ही होगा। सौम्या काम की तलाश में निकल जाती है, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। कोई उसे काम पर नहीं रखता। वो हिम्मत हार कर वापस लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ती है, जो बेसहारा सा दिखता है। उनकी आंखों में भूख झलक रही होती है। सौम्या बिना सोचे अपनी झोली में बचा एक पराठा निकालकर उन्हें दे देती है। बेटी, तुम तो मुझे खुद ही भूखी नजर आ रही हो और तुम मुझे खिला रही हो। जब मेरे पास कुछ था ही नहीं तो इस आधे टुकड़े को भी ना देना मेरे लिए पाप होता। बुजुर्ग की आंखें नम हो जाती हैं और वो प्याज पराठा खाने लगते हैं। पराठा खाते ही बुजुर्ग की आंखों में चमक आ जाती है। वो सौम्या से धीरे से कहते हैं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक सुझाव दे सकता हूँ। तो इतना अच्छा पराठा बनाती है, क्यों ना खुद का कोई व्यापार शुरू करती। बाबा मजाक मत करिए, मेरे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं, ठेला कहाँ से लाऊंगी? बुजुर्ग कुछ सोचते हैं, फिर अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर सौम्या के हाथ में रख देते हैं। ये ज्यादा तो नहीं, लेकिन शायद तुझे कोई रास्ता दिखा दे। नहीं बाबा, आप तो खुद परेशान हैं। नहीं, इनकार मत करना बेटी, इसे तू रख ले। मैं तो अपने बेटों से लड़ झगड़ के यहाँ गुस्से से भूखा बैठा हुआ था। कुछ देर बाद घर पर चला जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर। सौम्या वो पैसे रख लेती है। वो उसी पैसे से कुछ और पराठे बनाकर सड़क किनारे एक कपड़े पर रखकर बेचने की कोशिश करती है। पहले दिन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके पराठे लोगों को पसंद आने लगते हैं। एक दिन एक रिपोर्टर वहाँ से गुजरता है। वो सौम्या के पराठे चखता है और उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनता है। वो उसकी कहानी को अखबार और सोशल मीडिया पर छाप देता है। कुछ ही दिनों में सौम्या के पास ग्राहकों की लाइन लगने लगती है। कुछ ही सालों में सौम्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सौम्या अब एक प्रसिद्ध बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। उसकी बेटी किरण अब युवा हो गई थी और वो भी अपनी माँ के बिजनेस में हाथ बटा रही थी। एक दिन सौम्या अपनी आलीशान कोठी के गार्डन में बैठी चाय पी रही होती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। मैडम, बाहर 2 बुजुर्ग खड़े हैं, कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। सौम्या अनजान चेहरों की उम्मीद कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक आती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। सामने उसके सास ससुर अनुराधा और मनोहर दयनीय हालत में खड़े थे। माँ, बाबूजी, बेटी,
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो किया उसका फल हमें मिल गया है। राहुल ने हमें धोखा दे दिया, हमारी पूरी संपत्ति अपने नाम करवाई और फिर अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया। जब हमें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसने हमारा घर खरीदा था उसने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। तभी किरण भी अंदर से बाहर आ जाती है। किरण, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, इन्हें नमस्ते करो और उनकी इज्जत करो। किरण आगे बढ़कर झुककर प्रणाम करती है। अनुराधा उसे गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मनोहर भी खुद को रोक नहीं पाते। माँ, बाबूजी, आप दोनों चाहे जैसे भी हैं, लेकिन आप मेरे पति के माता पिता हैं। अगर मैं आपको अपने दरवाजे से वापस भेज दूं, तो फिर आर्यन की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? और जब वो ऊपर से मुझसे पूछेगा कि तुमने मेरे माता पिता को दर दर भटकने दिया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन आज हम समझ गए हैं कि असली परिवार वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। माँ, बाबूजी, अंदर चलिए। अनुराधा और मनोहर सौम्या की ओर देखते हैं। रिश्ते वही होते हैं जो स्वाद में प्याज पराठे की तरह हो, चाहे आंसू लाए या तीखापन दे, मगर अंत में पेट और दिल दोनों को भर दे। एक बार की बात है, गंगापुर नाम के गांव में एक रमा नाम की औरत अपने पति परम और बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पिंकी अभी मात्र 10 साल की थी और उसका पति परम शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। हेलो, हाँ जी, कब आ रहे हैं? अरे, ना हाल पूछा ना चाल, बस सीधे वही सवाल कि कब आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरा दिमाग खाती रहती है कि पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे। अब मैं इससे क्या बोलूं? उससे बोलो मैं कल आ रहा हूँ। क्या, सच में? हाँ, सच में। कितने दिन के लिए आ रहे हो? वो आकर बताता हूँ। रमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पिंकी को ये खुशखबरी देती है। क्या, सच में? वाह, कल तो मजा आ जाएगा। हाँ मेरी बच्ची। अगले दिन परम घर आ जाता है। रमा और पिंकी बहुत खुश होती हैं, पर तभी परम बताता है कि वो फैक्ट्री का काम हमेशा के लिए छोड़ कर आया है और अब वो गांव में ही रहकर काम करेगा। अरे, आपने ये क्या किया? गांव में भला क्या काम करेंगे आप? मैं आपसे बार बार गांव आने को कहती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि काम ही छोड़ दो। नहीं रमा, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के पास। मैंने सोचा है कि एक ठेला ले लूंगा और उस पर पराठे बेचना शुरू कर दूंगा। मैंने वहां रहकर बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाने सीख लिए हैं। चलो अच्छा है, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर आप यही रहेंगे तो। परम अगले ही दिन जाकर एक ठेला खरीदता है और पराठे बेचना शुरू कर देता है। वो गांव के इकलौते बाजार में अपना ठेला लगाता है और लोगों को आवाज लगाकर बुलाता है। पराठे ले लो, पराठे, शहर के स्पेशल पराठे। वहां एक बब्बन नाम का ठेले वाला पहले से ही पराठा बेचता था। उसे अपने प्रतिद्वंदी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कौन साला पराठे बेचने आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए इस बाजार में ठेला लगाने की? अभी बताता हूं इसे। अपना ठेला चुपचाप यहां से हटा ले, वरना तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। अरे पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ का गुंडा हूं, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर और निकल ले यहाँ से। परम और बब्बन की बहस हो जाती है तो बब्बन परम को बुरी तरह से मारने लगता है और उसका ठेला भी तोड़ देता है। बब्बन से मार खाकर परम बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है और वो बेसुध होकर चल पड़ता है। वो चलते चलते गांव से बाहर हाईवे पर निकल जाता है।
जहाँ एक ट्रक उसको टक्कर मारकर चला जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो आप शहर में ही रहते पिताजी, कम से कम जिंदा तो रहते। ए जी, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अपने आप को संभालो रमा, अगर तुम इस तरह से रोगी तो पिंकी को कौन संभालेगा? रमा अपने आप को संभालती है और परम का अंतिम संस्कार करती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। घर चलाने के लिए अब उसी को कुछ करना था, मगर क्या? जमुना काकी, मैं क्या करूं? अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम इस पर ध्यान दो कि पिंकी की परवरिश कैसे करनी है, उसके लिए पैसे कैसे कमाना है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ही कुछ सुझाव दो। तेरे पति ने जो काम शुरू किया था तो उसी को आगे बढ़ा, पर वो बब्बन ये काम बढ़ने नहीं देगा। तू उसकी चिंता मत कर, मैं दूसरे गांव में कुछ लोगों को जानती हूँ जो तेरी सुरक्षा के लिए यहाँ आ जाएंगे। जमुना काकी पड़ोसी गांव से कुछ लोगों को रमा की सुरक्षा के लिए बुला लेती हैं और रमा पराठे वाला ठेला लगाना शुरू कर देती है। देख, मैं तेरे पति को मारना नहीं चाहता था, पर वो इतना कमजोर निकला कि जरा सा अपमान नहीं सह पाया और जाके मर गया। अब तू अपना वही हाल नहीं करना चाहती तो चुपचाप यहाँ से चली जा। क्यों? तुझे अपने बनाए पराठों पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या कि दूसरे के आने से वो बिकने बंद हो जाएंगे? मर्द का बच्चा है तो मुझसे मुकाबला कर। ऐसी बात है तो ठीक है, देखते हैं किसके पराठे ज्यादा बिकते हैं। जमुना काकी ये देखकर खुश थी कि उनकी बुलाई गई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी और रमा ने अपनी बातों से ही बब्बन को अपने झांसे में ले लिया। रमा देखती है कि बब्बन सादे पराठे बेच रहा है तो वो प्याज वाले पराठे बेचना शुरू करती है। लो, पराठे खाओ, और उस औरत के पास जाने की जरूरत नहीं है। विधवा के हाथ का खाना खाओगे तो पाप लगेगा। अगर आपको मेरे हाथ का पराठा अच्छा लगे तो दोबारा जरूर आएं और साथ ही और लोगों को भी बताएं। समय गुजरता जाता है और रमा के पराठे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। यहाँ तक कि शहर से भी लोग आकर उसके पराठे खाते हैं। ये देखकर बब्बन को बहुत गुस्सा आता है और वो रमा के साथ वही करने का सोचता है जो उसने परम के साथ किया था। ए साली, चल, बहुत हुआ तेरा, निकल यहाँ से। अरे पर रमा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बब्बन उसे धक्का दे देता है। ये देखकर जमुना काकी द्वारा बुलाए गए लोग आकर अचानक से बब्बन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। अरे बचाओ, रमा भाभी बचाओ। अरे रुक जाइए आप लोग, इससे अपना सबक मिल गया। वो लोग रुक जाते हैं और तभी वहाँ जिले के डीएम आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी मेरा ठेला तोड़ना चाहता था, इसलिए इन लोगों ने इसे मारा। मैं एक विधवा औरत हूँ, पर इसे मेरा जरा सा काम करना रास नहीं आया। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। और मैं तो यहाँ आपसे बात करने आया था। मेरी बेटी की शादी होने वाली है और कुछ दिन पहले उसने यहाँ आकर आपके प्याज वाले पराठे खाए थे, तो वो चाहती है कि उसकी शादी में आपके पराठे भी गेस्ट्स को सर्व किए जाएं। तो क्या आप उसकी शादी में ये पराठे बनाएंगी? अरे ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, मैं जरूर बनाऊंगी। रमा डीएम की बेटी की शादी में पराठे बनाती है, जिससे उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है और उसके बाद उसे एक के बाद एक ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे वो बहुत मशहूर और अमीर हो जाती है। माँ, पिताजी तो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया ये काम आज हमारा कितना बड़ा सहारा बन गया है। हाँ, तूने सच कहा, यही उनकी आखिरी निशानी भी है और इसका श्रेय मैं नहीं ले सकती। इसका श्रेय तो हमारी जमुना काकी को ही जाता है, क्योंकि अगर वो ना होती तो मैं बिल्कुल टूट चुकी होती और कुछ ना कर पाती। क्या रमा, तू भी काकी भी कहती है और फिर ऐसी बातें भी करती है। मैं सिर्फ तेरी पड़ोसन नहीं हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ। ये बात तो सच है।
ये कहकर रमा जमुना काकी और पिंकी दोनों को गले लगा लेती है और परम की यादों के साथ अपना जीवन सुख से गुजारती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।